ओके जी, हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईलॉग एकेडमी। तो ठीक है, अब हमें डिस्कस करना है सितंबर क्वेश्चन सीरीज। आप लोगों को 30 क्वेश्चंस आप तक पहुंचे होंगे, पूरी कोशिश रही थी हमारी। ठीक है, अब हम इनके सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ ये बता दूं। इसके बारे में भी काफ़ी बच्चों की इंक्वायरी थी, क्या करना है 2021 के जो IIT जैम का है। तो देखो, इसके लिए हमने पहले बता रखा है आपको 2800 रुपीज़ फीस है। आप ऐप से जाकर कोर्स ले सकते हैं। इसमें आप अप्लाई प्रोमो कोड कर देना, ठीक है। अगर 4000 फीस आ रही हो तो अब 2800 है फीस इसकी। कंप्लीट कोर्स क्या है, हम इसमें डिस्कस करते हैं रियल, लीनियर, ओडी, ग्रुप थ्योरी, इंटीग्रल कैलकुलस और वेक्टर कैलकुलस। चैप्टर वाइज असाइनमेंट्स होते हैं, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन असाइनमेंट होते हैं जो 2011 से 2019 तक अब तक सब आए हुए हैं। रियल में ऑब्वियसली डिफरेंशियल कैलकुलस, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी सब आ जाता है, ठीक है। उन सब के असाइनमेंट जो होंगे चैप्टर वाइज वो प्रैक्टिस के लिए होंगे। फिर जो प्रीवियसली पिछले 8-10 साल में जो क्वेश्चन आए हैं ये हम डिस्कस करते हैं इसके, ठीक है। फिर हमारे पास चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं, इसके चैप्टर वाइज टेस्ट आ जाते हैं इसमें, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आ जाते हैं हमारे इसमें, फिर फुल एग्जाम पैटर्न टेस्ट आ जाते हैं, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होती है ये है। अगर आपको फिर भी कोई और इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो कॉल एट इस पर कोई डिस्काउंट वगैरह आप यहाँ डिस्कस करते हैं, वरना व्हाट्सएप पर आप बता सकते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना हो, ठीक है। देखो, यही चीज़ें सारी हमारे पास CSR जो नेट का जो कोर्स है उसमें भी होता है। बस उसमें क्या होता है, हमारे CSR नेट में सब्जेक्ट्स बढ़ जाते हैं, ठीक है। CSR नेट का जो भी है हमारा 7000 इसकी फीस है, ठीक है। 7000 इसकी फीस है और ये जून 2021 तक के लिए वैलिड है। जून 2021 तक के लिए हमारे कोर्स जो है वैलिड है। इसमें आप अपना जो नवंबर का कोई एग्ज़ाम हो वो दे सकते हैं, दिसंबर का कोई एग्ज़ाम हो वो दे सकते हैं, जो भी अभी कोई फिक्स डेट नहीं आई। नवंबर में CSR नेट के एग्ज़ाम की चर्चा चल रही है, ठीक है। इसमें ऑब्वियसली हमारे सारे सब्जेक्ट्स हम कई बार डिस्कस कर चुके होंगे इधर उधर। रियल, लीनियर, मॉडर्न, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस ये हमारे प्योर में आ जाते हैं, और अप्लाइड में हमारे OD, PD, IE, COV, NA ये सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं। चैप्टर वाइज असाइनमेंट्स फिर से वही सारा का सारे गेम फिर से हमें यही खेलना है, चैप्टर वाइज असाइनमेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चैप्टर वाइज टेस्ट, ये सब, ठीक है। आप इसके लिए भी कोई और इंक्वायरी तो आप इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक और चीज़ देखो, IIT जैम के अब कुछ बच्चे जो BSc सेकेंड ईयर में होंगे, ठीक है, या सेकंड में, या मैं तो कहता हूँ फर्स्ट में भी हो तो कोई पाप थोड़ी है, तो सेकंड ईयर में हो या फर्स्ट ईयर में हो तो उनके लिए IIT जैम 2022 का जो कोर्स है वो 5500 ओनली है, ठीक है। 5500 रुपीज़ की कॉस्ट है। ये भी आप ऐप से जाकर परचेज कर सकते हैं। कोई और डाउट हो आप ऑब्वियसली व्हाट्सएप पर ले सकते हैं या इस पर ले सकते हैं, ठीक है जी। फिर ये चीज़ तो हमारी क्लियर है, या एटलीस्ट हो जानी चाहिए। अब हमें वो क्वेश्चंस, मैं तो कहता हूँ मच अवेटेड क्वेश्चन जिसके बारे में लोग पूछ रहे थे, इसके सॉल्यूशंस कहाँ हैं, आंसर कहाँ है, क्वेश्चन क्या है, ये क्या है, वगैरह वगैरह, तो ये वो है, ठीक है। हमें अब इसके सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। बस मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें बता दूँ, क्या है कि ये जो 30 क्वेश्चंस है ना, जो ये भी हमारे पास जो 30 क्वेश्चंस है, ये अब हम इनके सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन पूरे के पूरे हम प्रोसीजर डिस्कस नहीं करेंगे, कोई थ्योरी हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये बेसिकली उनके लिए बेनिफिशियल है, उन बच्चों के लिए बेनिफिशियल रहेंगे पूरे 30 क्वेश्चन जिन्होंने थ्योरी पढ़ ली हो, समझ रहे हो, या जिन्होंने खुद से कोई तैयारी कर रहा हो बैठकर, या जिन्होंने ऑब्वियसली हमारा कोर्स परचेज कर रखा होगा तो उनके लिए तो बेस्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो मतलब इसमें क्या है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा भाई आपको मैं कोई डेरिवेशन या कोई प्रूफ या मैं कोई थ्योरम या फिर मैं कोई आपको सीधी जो फॉर्मूलेज वगैरह होंगे उनके बारे में मैं कुछ भी बताऊंगा। मतलब थ्योरी का इसमें हम भी डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये ऑब्वियसली उनके लिए अच्छे हैं जिन्हें सब कुछ आता हो, और अगर नहीं आता है तो सिर्फ क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखकर क्वेश्चन की कीमत को मत खराब कर देना, ठीक है। तो इसमें ऑब्वियसली देखो, कुछ बच्चे पूछे थे क्वेश्चंस हैं कहाँ के, तो कुछ क्वेश्चंस अभी स्टार्टिंग में शायद MNIT जयपुर वगैरह के हैं। अभी रिसेंटली कोई एग्जाम हुआ है, ठीक है, जहाँ से जिन जिन स्टूडेंट्स ने हमें क्वेश्चन मतलब दिए हमने वो क्वेश्चन देखे और डलवाए इस टेस्ट सीरीज में, ठीक है। और आपके पास TIFR के क्वेश्चंस हैं। अगर आप लास्ट के 8-10 क्वेश्चंस अगर आप इसमें देख रहे होगे, टच में होगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन हमारे पास इसमें गेट के हैं, कुछ इसमें जैम JRF, सारे क्वेश्चंस हम करीब ऐसे डिस्कस करते रहेंगे। ऑब्वियसली ये सीरीज ऐसी चलती रहेगी। तो लेकिन बस इसका पर्पज़ यही है कि आपको थ्योरी आनी चाहिए। अगर थ्योरी नहीं आती होगी तो फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं है, तो ठीक है जी। अब देखो, अब हम अगर फर्स्ट क्वेश्चन पर आए तो इसमें सुटेबल फॉर्म और कैन बी, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है जिन पर हमें ध्यान देना था, ठीक है। क्योंकि क्या है कि जो पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारा निकलेगा ना, ऑब्वियसली आपको निकालना आता होगा, मैं फिर भी थोड़ा सा ट्राई कर लेता हूँ। 1/d³ + d sin स्क्वायर x, ठीक है, ये चीज़ तो आती है ना निकालनी। तो हम ऑब्वियसली इसे ऐसे लिख सकते हैं d और d² +4d आएगा, ठीक है, d² +4, ठीक है। ये साइन स्क्वायर एक्स को भी आपको लिखना आता होगा 1 - cos 2x
अपॉन 2, ठीक है, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, ठीक है। तो अब देखो, अब इसमें क्या है कि अब ये चीज़ तो अब आपको आनी चाहिए, आती होगी या नहीं देख लो एक बार फिर भी। डी स्क्वायर प्लस 4 1/2, इसे तो आप ऐसे लिख सकते हो ना, ये तो आता है लिखना, माइनस 1/d डी स्क्वायर प्लस 4 1/2, वो जो आ रहा था इसको इधर ले जाओ और कॉस 2x, ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। तो अब देखो ई ए एक्स, ए की वैल्यू 0, ये यहाँ जाएगी 0 प्लस 4 मतलब 4 2 8, 1/8 और 1/d ऑफ 1, ठीक है, ये चीज़ क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। आगे हम बढ़े, क्या आया 1/2d डी स्क्वायर प्लस 4 कॉस 2x, तो इसमें क्या होगा आप कॉस ए एक्स ही देखोगे, डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर से ऐसे रिप्लेस करोगे, मतलब -4, तो -4 प्लस 4 0, तो वो वाली फॉर्म बन गई ना, एक्सेप्शनल केस बोलते थे, फेलियर केस बोल देते हैं इसे, तो उसमें x ऊपर ले जाओ और इसको डेरिवेटिव कर दो, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 x ऊपर, ठीक है, x ऊपर, और फिर ये आ जाएगा d, इसको डेरिवेटिव कर देंगे तो 2d, ठीक है, और ठीक है, फिर ये आ गया बस, ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है अब तक। नेक्स्ट हम करेंगे 1/8 1/d, d मतलब डिफरेंशिएशन, 1/8 मतलब इंटीग्रेशन, तो x आ जाएगा माइनस 1/2 और 2 मतलब 1/4 और x, ये आ गया। अब आएगा 1/d स्क्वायर और फिर cos 2x, मतलब 2 बार इंटीग्रेशन कर दूंगा, ठीक है ना, 1/d स्क्वायर मतलब 2 बार इंटीग्रेशन करूंगा, ये ध्यान रखना। तो cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x होगा, ठीक है, sin 2x अपॉन 2, और फिर sin 2x का इंटीग्रेशन माइनस cos 2x अपॉन 2, तो मतलब 1 2, ये रहा 2 × 2 4, तो 4 4 जा 16, 1/8x, अब देखो माइनस माइनस प्लस x अपॉन 16 cos 2x, ये चीज आ गई, ठीक है। अब देखो अगर हम अब इसको अपने आंसर से कंपेयर करें, ठीक है, तो देखो इसको तो काट ही, तो ये है, जैसे अब हम इसे कंपेयर करें तो ठीक है, कहाँ गया, देखो ए एक्स, देखो सबसे पहली चीज हमारे आंसर में क्या आया, ए एक्स आया, और दूसरा x cos 2x आया, और sin 2x क्या है 0 sin 2x, ठीक है, sin 2x वाली टर्म नहीं आई, ये इसमें कहता है a, इसका मतलब x तो हमारे से तो अलग आया ना, हमारे में तो a x आया है, देख रहे हो ना, 1/8x, तो x तो इसके में कहीं आया ही नहीं, इसमें आया, लेकिन cos 2x के साथ ax और ax बस ये दो ही हैं, इसमें x cos 2x नहीं आया, ठीक है, तो मतलब ये तो कट गया ना, क्योंकि इसमें x अलग से नहीं है, ये तो कट गए दोनों। इसमें हमारे पास x cos 2x नहीं आया, और हमारा यहाँ पर x cos 2x है, ठीक है, तो इसका मतलब ये भी हमारा कट गया। अब थर्ड ऑप्शन पे आते हैं, और फिफ्थ ऑप्शन डिस्कार्ड क्यों किया जा रहा है, थर्ड क्यों ट्रू है, देखो a की वैल्यू 1/16, सॉरी a की वैल्यू 1/8, b की वैल्यू 1/16 और c की वैल्यू 0। इसने बोला यहाँ पर सुटेबल फॉर्म ऑफ पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है, सुटेबल फॉर्म ऑफ पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोला, कैन भी, जो हो सकता है, वो पॉसिबल केस ये है, इसका मतलब ये पर्टिकुलर इंटीग्रल इसमें हो जाएगा, ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, a belongs to m of 2020 over r such that ax equal to 0 for all x belongs to u। अब कुछ बच्चे इस u से भी कंफ्यूज थे, u इज एन ओपन सेट इन r 2020, इसका क्या मतलब है ओपन सेट, कुछ मतलब नहीं है, जैसे r होता है हम लिख लेते हैं ना -∞ to ∞ ओपन, ठीक वैसे r² r 2020, कोई इसमें कुछ इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, आप इससे कंफ्यूज मत होना कि u इज एन ओपन सेट में क्या इशू थे। देखो क्या रहा है कि आप ऑब्वियसली कुछ बच्चे ना 2020 से भी कंफ्यूज हो जाते हैं, इतना बड़ा मैट्रिक्स बनेगा वगैरह वगैरह, तो आपको कुछ नहीं करना, आप ऐसे कर सकते हो कि आप 2x2 के सिस्टम को मानकर चल लो, मतलब भाई 2020, ठीक है, तो आप कोई भी ए लो, इसमें से कोई भी 2x2 का मैट्रिक्स हो, कोई भी आपके पास x हो, समझ रहे हो, इसने a और x पर कोई कंडीशन नहीं दी, और ये कह रहा है कि कोई भी a हो और कोई भी x हो, तो ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि अगर इन दोनों का ऐसे किया जाए, ax किया जाए, तो वो 0 होना चाहिए, और फिर बताओ कि a के बारे में आप क्या कह सकते हो जो ट्रू रहेगा, ठीक है, जैसे ये अब इसमें कह रहा है a 0 होगा या नल स्पेस से सबसेट होगा या नॉन जीरो निल पोटेंट मैट्रिक्स होगा, एटलीस्ट 1 नॉन जीरो आइगन वैल्यू होगी।
देखो सीधी बात है, अगर मैं a को यहाँ पर 0 0 ले लेता, अब मेरा x कुछ भी हो, 1 0 हो, 0 1 हो, समझ रहे हो भाई, 1 0 भी ले सकता हूँ, 0 1 भी ले सकता हूँ, -1 -1 1 1 0 0, मैं तो कुछ भी ले सकता हूँ ना x, क्योंकि इसने मेरे को चॉइस दे रखी है, इसने कुछ रिस्ट्रिक्ट थोड़ी किया है कि भाई आपको x यही लेना है, तो मैं x तो मैं कुछ भी ले सकता हूँ। और a अगर मैंने 0 0 ले लिया, x मेरे पास अभी मान लो फॉर ऐसे ही कि x1 x2, तो क्या आ जाएगा, 0 0 आ गया, मतलब मेरे सिस्टम को तो वायोलेट नहीं कर रहा ना, मेरे को इस कंडीशन को, ये इस वाली कंडीशन मेरी सेटिस्फाई होनी चाहिए थी, वो हो रही है, तो मेरा काम खत्म होता है यहाँ पर। अब मैं ऑप्शन देखता हूँ, ये कहता है ए हैज एटलीस्ट 1 नॉन जीरो आइगन वैल्यू, भाई कहाँ है इसके पास एक नॉन जीरो आइगन वैल्यू, तू झूठ क्यों बोल रहा है, ठीक है। ये क्या कह रहा है, ए इज नॉन जीरो निलपोटेंट मैट्रिक्स, कहाँ है भाई नॉन जीरो निलपोटेंट मैट्रिक्स, इसी से गलत हो गए, ठीक है, एक जीरो मैट्रिक्स से ही ये दोनों ऑप्शंस गलत हो गए, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, ये कहता है ए जीरो होगा, देखो ये जो मेथड मैं बता रहा हूँ ना, इसमें क्या है कि आपने ए जीरो ले लिया, आप इससे ना टिक नहीं करोगे कभी भी ऑप्शंस को, लेकिन आप इस मेथड से डिस्कार्ड करोगे बस, ठीक है। टिक करने के लिए तो हमें प्रूफ वगैरह देखने पड़ते हैं, स्टैंडर्ड थ्योरम्स होनी चाहिए, रिजल्ट्स होने चाहिए, नोट्स होने चाहिए, हमारे पास सीधा आंसर आना चाहिए हमारा, ठीक है। तो इन मेथड में क्या होता है कि इस मेथड से आप डिस्कार्ड करोगे, क्योंकि मैंने कोई एक एग्जांपल लिया और उससे मेरे दो ऑप्शन डिस्कार्ड हो गए। तो मैं एक और एग्जांपल देखता हूँ, ये कहता है ए जीरो होगा ना और एक्स कुछ भी हो तो वो जीरो आएगा, तो मैंने ठीक है मैंने ए जीरो ले लिया, सॉरी मेरे को क्या करना है, ये कहता है कि अगर ए एक्स इक्वल टू जीरो होगा तो फिर ए जब जीरो होगा ना, ये तभी आपका जीरो बनेगा, ये बोल रहा है कि ए जीरो होना चाहिए। मैं कहता हूं ऐसा करो, आप ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लो और x मेरा इस बार ये ले लो 0 0, क्योंकि x पे तो इसने कोई रोक टोक नहीं लगाई ना भाई हमारे पास, ना x पे ना a पर, तो अब ये क्या आ गया, ये फिर से 0 आ गया। और ये कहता है ax अगर इक्वल टू 0 हो ना तो a 0 होगा, मैंने कहा कहाँ है a 0, समझ रहे हो ना ये चीज भाई, कहाँ है a 0, a तो नॉन जीरो आ गया, a 0 कहाँ रहा, a नॉन जीरो हो गया, तो इसका मतलब ये भी गलत, तो बस अब एक बच गया, अब इसका क्या ही प्रूव करना, ये ट्रू होगा अगर आंसर हमारा सही है, ठीक है। ये शायद इसी साल के MNIT जयपुर के क्वेश्चंस वगैरह हैं, ठीक है। तो ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखो, अब देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन भी अब आप डिबेट करना चाहो कर सकते हो, ठीक है, मैं आंसर नहीं करूँगा आपके डिबेट्स का। क्या होता है देखो, आजकल के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह में ना जो वेव इक्वेशन होती है, वेव इक्वेशन के बारे में दो चीजें होती हैं, दो फॉर्मूलेज होते हैं, एक होता है आपके पास इनफाइनाइट का, ठीक है, एक होता है इनफाइनाइट का, एक होता है फाइनाइट का। इनफाइनाइट में आपको पता है एक डीएल एम्बर्ट्स का एफ ऑफ एक्स प्लस सी टी, ठीक है, वो एफ ऑफ एक्स माइनस सी टी वाला ये जो फॉर्मूला ये इनफाइनाइट पर लगता है। ये लगता है फाइनाइट में हम वेरिएबल सेपरेबल के जो तीन केस देखते हैं, थ्योरी और डेरिवेशन मैंने बोला है, मैं वो चीज़ नहीं करूंगा, हम लैम्डा इक्वल टू 0, लैम्डा लेस देन 0, ग्रेटर देन 0, वो डिस्कार्ड हो जाता है। और फिर हमारे पास एक फॉर्मूला आता है वेरिएबल सेपरेबल के बाद, जो आपने पढ़ा हुआ या देखा हुआ होना चाहिए, समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, और इधर आ जाता है साइन n पाई x अपॉन में l, साइन n पाई x अपॉन में l, an cos n पाई सी टी अपॉन में l, ठीक है, प्लस बी एन साइन n पाई सी टी अपॉन में l, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको करवाया मतलब नहीं जाता है अमूमम, ऐसे बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, ठीक है। u ऑफ x कॉमा टी, u ऑफ x कॉमा टी इक्वल टू सीरीज ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी साइन n पाई x अपॉन l, an cos n पाई सी टी अपॉन l प्लस bn साइन n पाई सी टी अपॉन l, ठीक है। तो ये करवाया जाता है और इसमें फिर आपको बोल दिया जाता है कि भाई जो u ऑफ x कॉमा 0 होगा ना उसे fx बोलना, और ut जो होगा उसे आप gx बोलना। हमें यहाँ पर fx साइन x दे रखा है क्वेश्चन में और gx 0 दे रखा है, ठीक है, ये चीज ठीक है। इसके बाद वो बोलते हैं कि ये जो आपको an और bn निकालने होते हैं ना, आपको फोरियर सीरीज पता रहनी चाहिए, और an क्या हो जाता है 2 अपॉन l 0 से l fx डॉट में साइन n पाई x अपॉन में l dt, और bn क्या होता है यहाँ पर 2 अपॉन में n पाई c 0 से l gx डॉट में साइन n पाई x अपॉन में l dt, ठीक है। ये हमारी विडंबना बोल लो, दुख बोल लो कि हमें इतना सारा इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए सबका सब याद करना पड़ता है। इसलिए जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं ना, वो सिर्फ आपको इनफाइनाइट लेंथ का वो याद करवा देते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस सी टी वाला ये वाला फॉर्मूला, और ये वाला आपके लिए छोड़ देते हैं। क्यों?
मतलब मैं उनकी बेइज्जती वगैरह कोई बुराई नहीं निकाल रहा भाई, मतलब मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि उनका मानना ये होता है कि आप एग्जाम में इतने लेंदी क्वेश्चंस और लेंदी सीरीज छोड़ आते हो। इनफैक्ट मेरा भी मानना यही है कि कोई नहीं करता है वहाँ पर हीट वेव इक्वेशंस के बहुत लेंदी क्वेश्चंस हो जाते हैं और जेआरएफ में इतने टाइम का इशू हो जाता है कि भाई ये क्वेश्चन छूट जाते हैं। ठीक है, तो लेकिन फिलहाल तो अब आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए तभी ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, मैं अब आपको इस क्वेश्चन को दिखा देता हूं कि कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे अब हमारे पास क्या है, a 0 से पाई है या x मान लो आप, जैसे इस टाइप से होती है ना हमारे पास c² u x x, तो x ग्रेटर देन 0 लेस देन पाई, तो ये फाइनाइट हो गई। फाइनाइट हो गई तो हमारे पास वही फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं अब सीधा सीधा फॉर्मूला लिखता हूँ, u ऑफ x t इक्वल टू u ऑफ x t इक्वल टू समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, साइन n पाई x अपॉन में l a n कॉस n पाई सी टी अपॉन में l प्लस में बी एन साइन n पाई सी टी अपॉन में l। ठीक है, हमारे पास एफ एक्स क्या है, साइन एक्स, तो यू एक्स 0 इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू जो साइन एक्स आया, तो मतलब एफ एक्स तो आ गया मेरे पास। अब जो मेरा फॉर्मूला है ना, ये देखो, जो मेरा ये जो अभी फॉर्मूला हमने दिखाया था, ये ए एन इसमें आसान हो गया कि भाई ए एन तो एफ एक्स आ गया आपका साइन एक्स। ठीक है, और बी एन क्या है, जी एक्स, तो जी एक्स तो मेरे पास 0 है, तो इसका मतलब सब 0 हो गए, बी एन तो मेरा कट गया, बी एन मेरा 0 हो गया। बी एन अगर मेरा 0 हो गया यहाँ पर, तो ये चीज़ भी मेरी कट गई, आसान हो गया ना मेरे लिए। अब मेरा u ऑफ x टी क्या आया, मेरे को u एक्स टी चाहिए था ना, समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी साइन n पाई x अपॉन में l a n, ठीक है, a n कॉस n पाई सी टी अपॉन में l। ठीक है, क्यों, क्योंकि मेरा bn 0 हो गया। ठीक है, यहाँ तक भी अच्छा लगा, कुछ करा थोड़ी, बस फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। अब an निकालने के लिए दुविधा होती है यहाँ पर। अब हमें, हमारा जो काम होता है अब यहाँ पर हमारा होता है कि भाई हमें an निकालना है, लेकिन an हम निकालें कैसे, क्योंकि an तो फोरियर सीरीज, और फोरियर सीरीज तो बच्चा भूल जाता है। ठीक है, तो इसका भी एक ट्रिक होता है यहाँ पर, अगर आप देखना चाहो या आपके जो भी तरीके हो, आप अगर फोरियर सीरीज से निकालते तो मुझे तो कोई दिक्कत है नहीं, करो अपना टाइम वेस्ट। ठीक है, तो है क्या गेम, यहाँ से नहीं से आप एक्सपेंड करके देखते हो। ठीक है, जैसे मैं आपको ये बोलता हूँ u ऑफ x t जो है ना, आप अगर इसे एक्सपेंड करते हो तो क्या आ जाता है, n की वैल्यू 1 रखूंगा, a1 और ये आ जाएगा आपका l की वैल्यू पाई है। ठीक है, ये l होता है ना, l यहाँ पर ये जो होता है ना l होता है, l की वैल्यू पाई है यहाँ पर, तो l की वैल्यू पाई से पाई कैंसिल, यहाँ पर भी l की वैल्यू पाई से पाई कैंसिल। ठीक है, तो ये आ जाता है a1 और n की वैल्यू 1, तो साइन x, n की वैल्यू 1 और c की वैल्यू क्या है जी, आपको पता है c² 4 है, तो c की वैल्यू 2 हो गई मेरे पास। ठीक है, c की वैल्यू 2 हो गई, तो इसका मतलब a1 साइन x कॉस 2t। ठीक है जी, दिक्कत कोई इसमें कुछ नहीं। फिर प्लस n की वैल्यू मैं 2 लूंगा, तो ये आ जाएगा a2 साइन 2x कॉस 4t। ठीक है, प्लस में ऐसे में चलता रहूंगा यहाँ पर। ठीक है ना, ठीक है। अब देखो मुझे क्या करना है, मुझे तो a1 और a2 निकालने हैं, बेसिकली यही तो गेम था ना हमारा। अब हमें an निकालना है, an पे वर्क करना है। जब मुझे a1 और a2 निकालने हैं, मैंने ये चीज़ ऐसे देख ली, ठीक है, तो मैं अब क्या करता हूँ, हमें जो चीज़ दे रखी है ना, fx जो दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, देखो हमें ये चीज़ दे रखी है, u ऑफ x 0 इक्वल टू एफ ऑफ x होता है और एफ एक्स साइन x बोल रखा है, ये होता है। मतलब अगर मैं t की वैल्यू को 0 डाल दूं ना, तो मेरे पास साइन x आ जाएगा। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ t की वैल्यू 0 डाल दूं, देखना t की वैल्यू 0 अगर मैं डाल दूं तो ये हो जाएगा u x 0, और u x 0 साइन x है, तो मैंने इसमें साइन x के इक्वल रख दी, यही चीज़। ठीक है, यहाँ से यहाँ क्या आ जाएगा, a1 आ जाएगा, a1 साइन x, हमें तो t को देखना ना, cos 2t, t क्या है 0 रख दिया हमने, t 0 रख दिया ना, तो t अगर मैंने 0 रख दिया तो cos 0 1, तो साइन x हो गया, प्लस a2 साइन 2x cos 4t, t मेरा फिर से 0, t मेरा फिर से 0, तो ये साइन 2x, ये 1 आ गया। अब ये चीज़ ऐसी चलती रहेगी। ठीक है, अब देखो साइन x और इक्वल टू यहाँ है, इसे बोलते हैं कंपैरिजन मेथड।
कंपैरिजन मेथड। इससे आपको वो फोरियर सीरीज वगैरह के उस स्टेप्स में जाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है, और शॉर्टकट बोल सकते हो अब आप इसे, ठीक है। तो a1 sin x प्लस a2 sin 2x प्लस डॉट 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 ये सब चल गया, ठीक है जी, गेम हो गई हमारी। अब क्या है मेरे पास, यहाँ तो sin x है, sin 2x और आगे फिर sin 3x और जो 4 है जो भी आते हैं आगे, उसमें तो वो टर्म है ही नहीं मेरी राइट हैंड साइड में, तो a2 भी 0 हो गया, ठीक है, आगे a3 भी 0, a4 भी 0, इनफैक्ट सब an आपके 0 हो जाएंगे फॉर ऑल n नॉट इक्वल टू 1 के लिए, ठीक है। यहां पर क्या है sin x और sin x और a1, तो a1 की वैल्यू अब आप समझदार हो, आगे 1, मेरा क्वेश्चन हो गया इसका मतलब, सर कैसे हो गया, a1 की वैल्यू 1 आ गई ना, और a2 वगैरह सब 0 थे, मेरा uxt आ क्या रहा था, देखना uxt मेरा ये था, यही आ रहा था ना भाई मेरा uxt, a2 मेरा 0 तो काट दो, a3 सब काट दो, a4 आगे की सारी गेम ही काट दो, बस क्या बच गया, uxt बच गया मेरे पास, ठीक है। तो मैंने क्या किया, uxt इक्वल टू a1 1 है तो sin x और cos 2t, बस ये आ गया मेरे पास, ठीक है, ठीक है ना जी, कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें भाई। मेरे पास जो uxt आया वो sin x cos 2t आ गया, ठीक है। अच्छा, अब अगर ये आ गया मेरा uxt, तो अब आप क्वेश्चन को देखो, मेरा uxt देखो, अब यहीं देख लो, अब आप uxt मेरा क्या आया, sin x cos 2t, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, कह रहा π/2 पे निकालो, हमें पता है sin π/2 पे 1, तो इसकी तो क्या ही दिक्कत है, cos 2t मतलब 2 इंटू π/2, 2 से 2 कट गया, cos π -1, आंसर हो गया -1, ठीक है जी। तो फिर देखो अब हम ये क्वेश्चन करते हैं, है कुछ नहीं इसमें, बस वही है वेरिएबल सेपरेबल वगैरह वाई टाइप है, मतलब vx y इक्वल टू vx कर देंगे, dy/dx इक्वल टू -x³ अपॉन y³ आ जाएगा, y इक्वल टू आपने vx ले लेना बस, और कुछ थोड़ी है इसमें, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, dy/dx इक्वल टू v डॉट x dv अपॉन dx हो जाता है ना, ये dy/dx की जगह इक्वल टू -x³ अपॉन v³ x³, तो x³ कट जाएगा, -1 अपॉन v³, तो ये प्लस y इक्वल टू vx है ना, v डॉट 1 प्लस एक्स dv/dx आता है ना इसका, तो v जो है प्लस v इधर चला जाएगा, माइनस v हो जाएगा, ठीक है। तो x dv अपॉन dx इक्वल टू -1 ओवर v³ माइनस v, तो ये आ जाएगा -1 माइनस v4 अपॉन में v³, ठीक है। तो 1 प्लस v4 अपॉन में v³ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, v³ 1 प्लस v4 dv माइनस dx अपॉन x, ठीक है, इंटीग्रेशन, इसको आप t मान लो, अब तो कुछ है ही नहीं ना, 1 प्लस v4 को आप t मान लो, ठीक है। तो 4v³ dv इक्वल टू dt आ गया, तो v³ dv इक्वल टू dt अपॉन 4 आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू माइनस dx अपॉन x आ जाएगा, ठीक है जी, ये चीज़ क्लियर है। यहाँ से अब हम इसको कर सकते हैं t अपॉन 4, नहीं 1 अपॉन 1 प्लस v4, तो dt अपॉन t, हमने इसको t माना था ना, तो यह आ जाएगा 1 अपॉन 4 log t इक्वल टू माइनस log x प्लस log c, ठीक है, c1 मान सकते हैं हम इसे, तो ये आ जाएगा log t की पावर 1/4 प्लस log x इक्वल टू log c, ठीक है। तो c की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी जी, हमारी c की वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी c इक्वल टू एक्स डॉट टी की पावर 1/4, ठीक है, ये आ जाएगी c इक्वल टू एक्स डॉट टी की पावर 1/4 आ गई, तो c इक्वल टू एक्स, टी की जगह में 1 प्लस वी की पावर 4 अपॉन 1/4 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो c इक्वल टू एक्स 1 प्लस वी की जगह y अपॉन एक्स की पावर 4 की पावर 1/4, ठीक है। अब देखो यहाँ से कई बार गड़बड़ हो जाती है क्या, x 1 प्लस y 4 अपॉन में x 4 की पावर 1/4 इक्वल टू c, ये है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, x 4 प्लस में y 4 अपॉन में x 4 1/4 इक्वल टू c, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास क्या है जी, कुछ नहीं है,
x4 और पावर 1/4, तो x अपॉन x आ जाएगा, ये आ जाएगा x4 प्लस y4 की पावर 1/4, यहाँ से c निकल जाएगा मेरा, ठीक है, ये कट गया। अब मेरे को जो कंडीशन दे रही है वो लगा लो। अब इसमें कंडीशन क्या दे रखी है, y0 = 1 दे रखा है, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, तो c की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1 आ गई मेरी, ठीक है। c की वैल्यू अगर मेरी 1 आ गई तो मेरा जो yx था कहाँ है भाई, मेरा यही तो था, देखो मैं अब यहाँ से y निकाल लेता हूँ, x4 प्लस y4 = c की पावर 4, ठीक है। तो ये आ जाएगा y4 = c की वैल्यू 1 माइनस x की पावर 4, ठीक है। तो y की वैल्यू आ गई 1 माइनस x की पावर 4 की पावर 1/4, ये मेरा yx आ गया। ये मेरे से पूछ रहा है y की वैल्यू -1, समझ रहे हो, y की वैल्यू -1 पर पूछ रहा है, मतलब x की वैल्यू -1 पर y ऑफ -1 क्या आ जाएगा, -1, मतलब ये 1 ही आ जाएगा, तो 0 आ गया, ठीक है ना। तो मेरे पास ये d आ गया, ठीक है जी, ये चीज़ भी हमारे हो जाती है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन। देखो फिफ्थ क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम हमें इसलिए नहीं खराब करना क्योंकि इसमें एक चीज़ इसने कॉमन रख दी, डाइवर्जेंट डाइवर्जेंट डाइवर्जेंट, तीनों ऑप्शन और एक कन्वर्जेंट। तो मेरा जो दिमाग है ना, जो ध्यान लगना चाहिए सबसे पहले इन्हीं चीज़ों पर लगना चाहिए कि भाई 3 तो डाइवर्जेंट है ना, तो बस ये देख लो कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है, मैं ये क्यों चेक करूँ, बाउंडेड डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, ये क्यों चेक करूँ मैं, क्योंकि बस मेरे को अगर कन्वर्जेंट का पता चल जाए तो ये ट्रू हो जाएगा, और अगर डाइवर्जेंट का हुआ तो मुझे चेक करना है। तो सबसे पहले मैं यही चेक करता हूँ कन्वर्जेंस के बारे में। इसके बारे में आपको पता है कुछ नहीं होता है, L² = L+2, तो L² माइनस L - 2 = 0, ऑब्वियसली कोई ना कोई तो L आएगा ही ना इससे, और ऑब्वियसली वो कन्वर्जेंट होगा उस जगह, तो ये मेरा B ट्रू हो गया, ठीक है। इसने मेरे से और सारी चीज़ें नहीं पूछी, जब कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट का कोई और ऑप्शन नहीं है ना, तो इसने आसान हो गया क्वेश्चन मेरे लिए। अगर यहाँ कोई और कन्वर्जेंट होता, मान लो यहाँ कन्वर्जेंट लिख रखा होता डाइवर्जेंट की जगह, ठीक है, यहाँ मान लो कन्वर्जेंट होता, फिर मुझे चेक करना पड़ता क्वेश्चन कि भाई अब इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, मैं अब बताऊँ, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगी ना, इसको ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक से कहीं भी सॉल्व करोगे तो कन्वर्जेंट आएगा, B ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, कुछ नहीं, इसमें dx/1 dy/2 dz/5z - 10y - 2x, ये लेके चलेंगे। जब हम इसे लेंगे तो यहाँ से हमारा 2x - y = c1 आएगा। 2x - y जो है ये y - 2x है, तो हम इसी की जगह -c1 मतलब c2 से मैं ले सकता हूँ, c2 को अगर मैं -c1 ले लूँ, कॉन्स्टेंट ही तो है, कुछ भी ले सकता हूँ। तो ये मेरा यहाँ से जो ये एक इक्वेशन आई और यहाँ से दूसरी इक्वेशन क्या आ जाएगी, अगर मैं इसे और इसे ले लूँ तो x = इंटीग्रेट कर रहा हूँ ना, इसका भी इंटीग्रेट करता हूँ, चलो देखो इंटीग्रेट देखो, अब गलती कहाँ होती है ये, ठीक है। अब ये आया, ये जो y - 2x है इसकी जगह तो मैंने c2 ले लिया, ठीक है। अब जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगा क्या आएगा, log ऑफ, यहाँ x है, log ऑफ 5z - 10 ऑफ c2 आ जाएगा, प्लस k मान लो इसमें, ठीक है। अब जब मैं इसको ले रहा हूँ ना, इंटीग्रेशन कर रहा हूँ 5z को, तो ये भी तो आएगा ना डेरिवेटिव में, हम 5 ऐसे लिखते हैं, ये 5 मेरा उधर जाएगा, 5x माइनस ये आएगा अब इधर log ऑफ 5z - 10 c2 की जगह हम वापस वही लिख सकते हैं, y - 2x = k, ये आ जाएगा, ठीक है। अब कुछ ऐसा भी करते हैं, इसको 5x माइनस इससे a को टिक कर देते हैं, यहाँ पर प्लस है, ठीक है ना, यहाँ पर हमारा माइनस है, तो इसका मतलब नन ऑफ दीज, ठीक है जी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये तो आसान है ना, अब इसका तो क्या ही देखें, जब हम करीब करीब ये तो हो ही गया, कैसे हो गया, रिकरेंस रिलेशन है, ये a1 दे रखा है, a2 दे रखा है, ये a3 है, अब इसमें डाल के सेटिस्फाई करके देख लो, जिसमें ना आ रहा हो भाई, समझ रहे हो ना, ये चीज़ a1 है, ये चीज़ a2 है, और ये चीज़ हमारी a3 है, ये हमारा a3 है, a3 बेसिकली हमारा 7 है। अगर मैं इसमें डालकर देखूँ, देखो n की वैल्यू अगर मैं 3 रखूँ तो a3 = 3a2 - 2an+2, ओह ये तो आगे तक भी बता देगा, तो 3 + 2 a5, ठीक है, a3 = 3a2 - 2a5। अब इसमें डालकर देख लो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। a3 क्या है, 7 = 3 × 3 9 - 2 × फिफ्थ टर्म 31 62, तो 9 - 62 = हमारा a3 क्या है, 7 के इक्वल आएगा कि नहीं,
तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। ऐसे आप देखोगे कि ये तीनों सेटिस्फाई नहीं करेंगे और ये सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, ये चीज़, ये इक्वेशन मतलब रिकरेंस रिलेशन है, इसमें तो बस आपको सीधा सेटिस्फाई करना है, इसमें तो कुछ करने वाला है नहीं। ठीक है जी, तो अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट कुछ नहीं है भाई, जिसने लैप्लास आता होगा जिसे, वो इसे कर देगा। ठीक है, बस लैप्लास आना चाहिए इसके लिए। जैसे अगर हम ये देखें, लैप्लास ले लो इसमें, समझ रहे हो ना, ये वाला क्वेश्चन है, इंटीग्रल इक्वेशन y इक्वल टू एक्स माइनस दिस साइन एक्स माइनस साइन एक्स कॉसेक एक्स नन ऑफ दिस। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ नहीं करना, बस मुझे यहाँ पर लैप्लास ले लेना। लैप्लास लूँगा तो मैं वाई एस इक्वल टू मेरा आ जाएगा, वाई एस आ जाएगा 1/s² माइनस 1/s² वाई एस। ठीक है, ये मेरा आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आगे देखूंगा इसको, तो फिर मेरे पास क्या होगा? कुछ नहीं होगा, बस वाई एस कॉमन, मतलब इधर चला जाएगा वाई एस, तो 1 + 1/s² आ जाएगा इसमें, और ये चीज़ मेरी वाई एस आ जाएगी इक्वल टू 1/s²। यहाँ पर s² + 1 है, तो वाई एस आ जाएगा मेरे पास, s² से s² काट दोगे तो s² + 1, तो 1/s² + 1। अब ये चीज़ आपको पता है, फिर से इन्वर्स लैप्लास ले लेना, यहाँ पर साइन एक्स आ जाएगा इसका। ठीक है, तो ये चीज़ मेरी ट्रू हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट भी कुछ नहीं है। देखो ये चीज़ मुझे पता है, क्या है? मेरा इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 ओवर फील्ड Z2। ठीक है, तो मेरे पास इसमें p की पावर n एलिमेंट्स में होते हैं। देखो जिन्होंने 3 पढ़ रखी है उनके लिए आसान है ये चीज़। ठीक है, तो 2 की पावर 3, तो मतलब आप फील्ड हैविंग 8 एलिमेंट्स। ठीक है जी, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है जी? नेक्स्ट भी आसान लग रहा है मेरे को, तो क्या करना है? देखो अब आप इसे वैसे करना चाहो आप वैसे कर सकते हो, वेरिएबल सेपरेबल वगैरह जो भी आपका सीन हो, लेकिन ये सिंपल साइन है, सेटिस्फाई करके आप देख लो। ठीक है, सेटिस्फाई करके जब आप देखोगे ना, तो आप देखोगे भाई हमें मतलब बेसिकली ये चीज़ सेटिस्फाई हो जाए। जैसे देखो एक फंडा आसान है, क्या? ये aex माइनस bex है, ये aex प्लस bx है, ये है y, मतलब ये x और y का फंक्शन बस ये है। जब ये कह रहा है करली जेड बाय करली एक्स निकालना, मैं निकाल दूंगा कुछ ना कुछ एक्स में, तो फिर करली जेड बाय करली वाई निकलवाएगा। तो इसमें जब मैं करली जेड बाय करली वाई निकालूंगा तो 0 आ जाएगा, ये यहाँ 0, तो इसका मतलब ये भी 0 आना चाहिए, तभी तो सेटिस्फाई करेगा, लेकिन यहाँ 0 नहीं आएगा, ये चीज़ क्लियर है। ऐसे ये भी यहाँ पर, क्योंकि x का फंक्शन है तो y 0, फिर से बेटा कर, तो ये दोनों तो वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे। अब अगर हमें सट्टा खेलना है एग्जाम में, तो या तो इस पर और या फिर इस पर खेलना पड़ेगा। तो इसको बस देख लो कि आप सेटिस्फाई करना है या नहीं, समझ रहे हो? 2 ऑप्शन तो हमारे जल्दी से डिस्कार्ड हो गए ना। तो अब अगर आप इसको देखोगे ना, तो अब आपको पता चल जाएगा। देखो करली जेड बाय करली एक्स जब मैं निकालूंगा ना, तो क्या आएगा? aex माइनस bex, तो ये आ जाएगा, सॉरी इसको करना है ना, तो aex आ जाएगा माइनस aey 0 और प्लस b 0। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। करली जेड बाय करली एक्स आ गया, ये करली जेड बाय करली वाई, अगर मैं ये निकालूं तो ये क्या आ जाएगा? माइनस aey। ठीक है, यही तो आएंगे ना भाई मेरे पास। ठीक है, तो अब इसे सेटिस्फाई करना चाहिए हमें इसे, तो aex डॉट ये वाला, यहाँ करली जेड बाय करली एक्स रख दिया, ey ये रहा ey, ये क्या आ जाएगा मेरे पास? aex प्लस वाई। अब मैंने RHS का जब देखा तो ये आया RHS में मैंने देखा कि मेरे पास क्या था? ex डॉट करली जेड बाय करली वाई, तो माइनस aey, तो ये आ गया माइनस aex प्लस वाई। तो ये प्लस में और ये माइनस में है, नहीं है ना, इसका मतलब इक्वल, इसका मतलब ये इसे भी नहीं सेटिस्फाई करेगा, तो नन ऑफ दिस। ठीक है, अब देखो जो नेक्स्ट है ये तो और भी ज़्यादा आसान है। इसमें v ये दे रखा है और फाई ऑफ ए भी दे रखा है, कर्नल ऑफ फाई प्राइम आइडल मैक्सिमल, इसके बारे में बताना है। तो भाई ये चीज़ मेरी फिर से क्लियर हो जाती है। क्या? देखो आपके पास क्या है, इसमें आपको दे रखा है v इक्वल टू ए बी, मतलब एक मैट्रिक्स दे रखा है 2/2 का, जहाँ पर a और b जो एंट्रीज हैं आपकी z से आ रही हैं। ठीक है, तो इसमें मेरे पास क्या है? सिंपल सा है, मुझे रिजल्ट पता रहना चाहिए। मैं अगर सीधा सीधा आपको रिजल्ट लिखूं, v अपॉन कर्नल ऑफ फाई मेरा आइसोमॉर्फिक टू z सिमिलर टू, ठीक है, z। अब मेरे को एक चीज़ इसमें भी पता है, क्या? कि जो मेरी z है वो फील्ड नहीं है, क्या है? आईडी है, इंटीग्रल डोमेन है। देखो जिसने पढ़ रखा है उसके लिए आसान है। तो जैसे मुझे पता चलता है कि z मेरी इंटीग्रल डोमेन है, फील्ड नहीं है, वहाँ से क्लियर है ये चीज़ कि कर्नल ऑफ फाई मेरा प्राइम आइडल है, मैक्सिमल आइडल नहीं है। ठीक है, मतलब आपको ये रिजल्ट पता रहना चाहिए। ये रिजल्ट ही पूरी थ्योरम देखोगे तो फिर आपको उससे पता चल जाएगा ए है। ठीक है ना? ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है जी, नेक्स्ट देखो,
अब ये नेक्स्ट में मिस प्रिंटिंग एरर है, ठीक है। प्रिंटिंग एरर मतलब ये तो 2020 है ना, ये साल ही ऐसा है कुछ ठीक है, कहीं भी आ जाता है, बीच में कुछ भी कर रहा है। तो लेट पी एन बी ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 9, ठीक है। बी एन बी ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 9, द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज, हमें ये बताना है। तो ये चीज़ क्लियर है। अब क्या है इसमें, पी एन एक पॉलिनोमियल है 9 डिग्री का, तो वो आप कुछ भी ले सकते हो ना, एक्स एन या एन की पावर 9 या एक्स 8 या ऐसे, ठीक है। एक्स प्लस 1 कोफिशिएंट भी ले सकते थे ऑब्वियसली, A9 A8 जो भी है, ऐसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। दूसरी चीज़ फिर पी एन, तो अब देखो एक चीज़ हमें ये और पता है, पी एन प्लस 1 मेरे को क्या निकालना है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का पता है ना, 1/r इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, और आपके पास ये है an+1 में an, दिख रहा है ना यहाँ से, ठीक है। तो 1/r इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी an+1 में an, ये चीज़ ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं वही चीज़ कर रहा हूँ, an+1 तो an+1 कर देता हूँ, x+1, यहाँ भी x+1 की पावर 8, यहाँ भी x+1, और यहाँ पर x की पावर 9 प्लस x की पावर 8 प्लस x+1, ठीक है ना। ये an+1, ये an, अगर मेरा an पॉलिनोमियल था, ax बोल लो बेशक चाहे, मतलब लिमिट x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी। तो जब मैं इसे क्या करूंगा, मेरे को लिमिट ही निकालनी, कुछ और नहीं करना है, x की पावर 9 से डिवाइड कर दूंगा मैं, इसे भी, तो ऊपर आ जाएगा 1+1/x की पावर 9, ऐसे ही आगे वाली सारी टर्म हो जाएंगी। डिवाइड करूंगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1/x आ जाएगा। ये इसी केस में चलता रहेगा। मैं x की पावर 9 से अगर डिवाइड कर रहा हूँ, ये 1 है, और x की पावर 9 से मतलब इसको डिवाइड कर रहा हूँ, तो 1/x प्लस में ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो बस कुछ नहीं कर रहा, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, ये चीज़ जैसे 0 आ गई, ये भी 0 बनते चले जाएंगे, ठीक है। तो 1 की पावर 9/1, मतलब 1 की पावर मतलब 1/1 आ जाएगा ना, ये कुछ नहीं है ना इसमें, ये 1/r था, तो मतलब r की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो इसका मतलब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब देखो ये क्या, ये विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, ग्रुप ऑफ ऑर्डर 255। देखो पहली चीज़ तो इसमें ये चीज़ का ध्यान रखना, कभी छूटते ही बच्चे क्या करते हैं कि ये ठीक है, ये तो सर आसान है, PQR में कर लेंगे हम इसे, कैसे आएगा बताना, 3 × 5 × 17 तो ये हो जाएगा 17 × 51, 5 × 5 5 5, ठीक है। तो ये ऐसे चला गया, ये 5 × 3 में चला जाएगा, ये 5 × 5 में चला जाएगा, तो सब अबेलियन है, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, ठीक है। तो बच्चे क्या करते हैं, तीनों को ट्रू कराते हैं, लेकिन ध्यान रखना साल उल्टा है, यहाँ जो सही हो रहा है वही गलत हो रहा है ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट पूछा गया है, इसका मतलब ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, इसने नॉट करेक्ट पूछा है, तो बस यही है हमारे पास जो गलत है, समझ रहे हो ना। तो ये चीज़ यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब हम आगे डिस्कस करेंगे इसमें नेक्स्ट पार्ट में, ओके।